नमस्कार यूसन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। अगर हमारे ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है तो हम एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। अगर किडनी में प्रॉब्लम है तो यूरोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, या अगर स्टमक में कोई प्रॉब्लम है तो हम गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। उसी प्रकार अगर हमारे पैरों में कोई प्रॉब्लम है तो हम एक पोडियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, जिसे यूके में चिरोपोडिस्ट भी कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ कि पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेकर आज हम डिस्कस करेंगे, और इसके लिए आज हमने स्वास्थ्यम हॉस्पिटल के एक एक्सपर्ट डॉक्टर, जो कि सिर्फ नागपुर ही नहीं बल्कि सेंट्रल इंडिया में एक एक्सपर्ट डॉक्टर मानी जाती है, इनसे आज हम बात करेंगे कि पोडियाट्री क्या है, यानी पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या है और उसका इलाज उपचार कैसे होता है। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि पोडियाट्री ये वर्ड क्या है और इसका मीनिंग क्या होता है। यस, पोडियाट्री एक नया, अभी इंडिया में एटलीस्ट नया बोल सकते हैं कि एक नई मेडिकल ब्रांच है। पोडिया का मतलब होता है पैर। सो पैरों से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो आप एक पोडियाट्रिस्ट के पास जाकर दिखा सकते हैं। मतलब इसका जो इलाज जो करते हैं उनको पोडियाट्रिस्ट बोलता है। इनिशियली बहुत सालों पहले इसको चिरोपोडोलॉजिस्ट भी बोला जाता था। ये एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है मैडम, क्योंकि ये नाम बहुत कम सुनने में आता है पोडियाट्री। हाँ, बाहर यूके यूएस में काफ़ी सालों से है, बाकी इंडिया में एज अ पोडियाट्रिस्ट करके स्पेशलिटी अभी ये नहीं है जी। तो नागपुर में हम कह सकते हैं कि आप अकेले पोडियाट्रिस्ट हो, या बोल सकते हैं। सेंट्रल इंडिया में भी होंगे बिल्कुल। कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स बताइए मैडम, मतलब पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है। हाँ, पैरों से रिलेटेड देखो, पैर पूरे टोस से चालू होते हैं हिप्स तक। तो अगर हमारी उंगलियों में शेप में कुछ चेंजेस होते हैं, या कई बार कॉर्न बोलते हैं, कॉमन पब्लिक उसको टिक भी बोलते हैं। टिक, घाव, गोखरू बोलते हैं मराठी में। तो इन टाइप की चीज़ें, जैसे हील पेन भी है, आर्च का कुछ प्रॉब्लम हो तो वो भी हाई आर्च रहता है, किसी के फ्लैट फीट्स रहते हैं, वेरिकोज वेन, पैरों में स्वेलिंग। फ्लैट फीट कहाँ तक डेंजरस रहता है मैडम, मतलब बैलेंसिंग वगैरह प्रॉब्लम आता है क्योंकि कर्व रहता है। यस, देखो हमारे जो पैर का शेप है वो किसी कारण से बना है। ठीक, जब हम चलते हैं तो वो हर एक हिस्सा यूज होता है, और हर एक इस हिस्से का एक सेपरेट फंक्शन है। कुछ काम करना है उनको चलते समय, हमारा वेट लेना है, हमारे वेट को फॉरवर्ड प्रोसीड भी करना है ताकि हम दूसरा पैर आगे रखें। तो ऐसे चलते समय जो भी चेंजेस होते हैं वो हमारे पैर के तलवों पे होता है और पैर पे पूरा हिप से लेके, तो जो भी चेंजेस अगर पैर में हुआ तो इसका असर हमारे घुटनों पे, हिप जॉइंट पे, सब जगह होता है। तो जैसे आर्थराइटिस में अगर आप बोले कि फ्लैट फिट है तो क्या दिक्कत है। तो फ्लैट फिट होने की वजह से हमारे पैर के बोन्स का रोटेशन डिफरेंट हो जाता है, जो नॉर्मल से अलग रहेगा। इससे हमारे नीज पे असर पड़ता है। धीरे धीरे वो असर बढ़ते ही गया तो हमारे कमर में भी असर होता है, तो बैक एक की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, नी पेन बढ़ता है, इवन फुट पेन भी बढ़ता है। मतलब कर्व पैर से ज्यादा फ्लैट फिट ज्यादा डेंजरस है? ज्यादा नहीं, कर्व में भी एक नॉर्मल कर्व माना जाता है, एक हाई कर्व भी होता है जिसको हम हाई आर्च बोलते हैं, या फिर मेडिकल लैंग्वेज में उसको पेस्कैवस बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। नॉर्मल से हटके कुछ भी हुआ तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। इमरजेंसी प्रॉब्लम्स नहीं, लेकिन हाँ धीरे धीरे आपके पैर में पेन होना और वो सब दिक्कतें बढ़ती है। तो क्या ये फ्लैट फिट को ऑपरेशन के जरिए ठीक किया जा सकता है या लाइफ लॉन्ग रहता है? लाइफ लॉन्ग रहता है, कुछ फंक्शनल कुछ रिजिड रहता है, तो इसमें ऑपरेट करने की ऐसे ज़रूरत नहीं रहती। आप अपने फुटवेयर में आर्चेस दे के भी उसको, हाँ। पैर में क्या 26 बोन्स रहते, कहाँ तक सही है? बिल्कुल सही है। हाँ ठीक जी। और रॉयल कॉलेज ऑफ, हम लोग पैर के बारे में सिर्फ बोन्स के बारे में बात कर ले, लेकिन वो राइट फ्रॉम स्किन टू बोन, कहीं पे भी डिफेक्ट हो सकता है। कहीं पे भी प्रॉब्लम, समस्या कहीं पे भी आ सकती है। तो स्किन इश्यूज भी होते हैं, अल्सर्स भी होते हैं, और बोन के भी प्रॉब्लम्स होते हैं इसमें। और कौन से कॉमन प्रॉब्लम्स है मैडम? हील पेन एक बहुत आम जनता में प्रॉब्लम रहती है। हील पेन काफ़ी लोगों को रहता है। अभी जो टाइल्स पे हम चलते हैं, ठीक है, वो टाइल्स हार्ड होती है, हमारा पैर उसके लिए अडाप्ट नहीं है कि उसके हिसाब से हमारा पैर का शेप चेंज हो जाए। ठीक, तो इसमें अभी हील पेन यानी अंदर एक लेयर रहती है जिसको प्लांटर फेशिया बोलते हैं, उस पर बहुत तनाव आता है। वो काम करता है हमारा आर्च मेंटेन करने के लिए। तो जब वो आर्च मेंटेन नहीं होता, कहीं ना कहीं उसमें खिंचाव आता है, और हील पेन की प्रॉब्लम बहुत आमतौर पर देखते हैं। जी,
कहते हैं कि एक एथलीट फुट नाम की बीमारी, वो एग्जैक्टली क्या होता है? एथलीट फुट एक्चुअली जैसे वेब स्पेसेस, उंगलियों के बीच वाले स्पेस को वेब स्पेसेस बोलते हैं। हाँ। तो इन स्पेस में अगर गीलापन रहा तो फंगल इन्फेक्शन होते हैं। बारिश में स्पोर्ट्स जनरली पर्सन, देखते हैं, हाँ, हाँ। बारिश जिनका पैर पानी में ज्यादा रहता है, हाँ। उनमें होता है। और जो स्पोर्ट्स पर्सन शूज और सॉक्स पहनते हैं, हमेशा पसीने से गीला होते रहता है वहाँ पे, तो फंगल इन्फेक्शन के चांसेस, उसको एथलीट फुट बोलते हैं। जी, तो यही कारण है कि 2500 स्वेट ग्लैंड्स होने के बाद वहाँ पर बदबू आता है सॉक्स बदबू के आता कारण। है, बिल्कुल। जी। और कौन से कॉमन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं मैडम? मतलब जैसे टो नेल्स को लेकर भी प्रॉब्लम है, इनग्रोन टो नेल्स होते हैं। यस, तो जैसे मैंने बोला राइट फ्रॉम स्किन टू बोन, हाँ, कहीं पे भी, सारी जैसे चीज़ें। स्किन में, हाँ, स्किन में कुछ घाव हो जाता है जिसको हम अल्सर बोलते हैं, ठीक, वहाँ पे नाखून है सामने, तो फिर नेल में इनग्रोन टो नेल, यानी कई बार हम नेल कट बराबर नहीं करते, हाँ, तो जो कॉर्नर्स है, हाँ, कॉर्नर्स को आप एकदम कर्व में अगर काटोगे तो जब ग्रोथ होगी तो इट विल गो इनसाइड द स्किन। हाँ। तो जब वो हमारे स्किन के अंदर चले जाए, उसके पास जगह नहीं है, तो वहाँ पे स्वेलिंग होगा, दर्द होगा, और फिर इन्फेक्शन होने के कारण उसी को इनग्रोन टो नेल्स बोलते हैं। इनग्रोन यानी कुछ अंदर गया हुआ। अंदर गया हुआ है। तो जब ये इन्फेक्ट हो जाए तो उसको पैरोनाइकिया बोलते हैं। जी। कई लोगों को ये दिक्कत भी रहती है जो टाइट शूज पहनते हैं, जिनका नेल कटिंग प्रॉपर नहीं रहता है। एक होता है बनियंस, वो क्या होता है? बनियंस, आपका अंगूठे का शेप चेंज होता है। नॉर्मल अंगूठा हमारा स्ट्रेट रहता है, मतलब पैर की बात कर रहे हैं? पैर की बात। हाँ। और जब वो थोड़ा तिरछा होने लगता है तो एक बोनी प्रोजेक्शन दिखता है, बोन जैसा हमको दिखता है मिडियल में, तो उसको बनियन बोलते हैं। कुछ और फूड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं मैडम, बिफोर यू गो टू द इम्पोर्टेंट टॉपिक? हाँ, मेनली ऑर्थोपेडिशियंस वगैरह भी इनको सॉल्व करते हैं। जैसे पेन होना पैरों में, वो पेन आपका सामने भी हो सकता है या फिर हील में, जैसे हमने बात की है, और उसके कॉजेस अलग रहते हैं सब। एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर आते हैं और वो है डायबिटिक फुट। बिल्कुल, और हर पोडियाट्रिस्ट का एक फेवरेट सब्जेक्ट रहता है बिल्कुल। डायबिटिक। तो व्हाट इज डायबिटिक फुट और उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? डायबिटिक फुट, एक डायबिटीज़ के मरीज में पैरों से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो इसको डायबिटिक फुट कहेंगे। स्पेशली अगर वो डायबिटीज़ के कारण हो रही है तो उसको हम डायबिटिक फुट सिंड्रोम बोलते हैं, कि पैरों में समस्या हो रही है और उसका कारण है डायबिटीज़। डायबिटीज़ हमारे पैरों में, यानी जैसे शरीर के हर एक हिस्से पे वो इफ़ेक्ट करता है, वैसे ही पैरों में छोटी मसल्स पे एक्ट करेगा, छोटी मांसपेशियाँ होती है उन पे असर करता है, नर्व्स पे असर करता है, ब्लड वेसल्स पे भी असर करता है, यानी खून का सप्लाई। ये तीनों चीज़ें मिलके डायबिटिक फुट सिंड्रोम करता है, जिसमें इनिशियली मरीज को पैरों में झुंझुनाहट या फिर जलन जैसी समस्या बताते हैं। सिम्टम्स, शुरुआती सिम्टम्स होते हैं ये, जिसको हम ना न्यूरोपैथी के तौर पे बोलते हैं कि हाँ, अगर ये प्रॉब्लम है यानी डायबिटीज़ के वजह से आपकी नर्व्स खराब हो रही है, जिसको हम न्यूरोपैथी बोलेंगे। यही आगे चल के फिर जैसे जैसे न्यूरोपैथी बढ़ती है तो पैर एकदम सुन्न लगता है, ऐसा लगता है कुछ सेंसेशन ही नहीं है पैर में, हम तो कॉटन पे चल रहे हैं, ऐसी फीलिंग आती है। तो वो होता है कि उसमें आपको सेंसेशन पता नहीं। ऐसे में अगर आप चल रहे हो, कुछ पत्थर लग गया, कांटा लग गया, कुछ भी लगा आपके पैरों में, पेन होता है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो यू हैव लॉस्ट योर सेंसेशन, यानी पैरों में जो हमको एक महसूस होती है। मतलब इसमें और लेप्रेसी कंडीशन सेम होता है? सेम। डायबिटीज, हाँ, हम सब, क्योंकि उसमें भी नर्व्स सेंसलेस होते हैं, हाँ। इसमें भी नर्व्स अफेक्ट होते हैं, हाँ। तो डायबिटीज ही नहीं, और भी कारण होते हैं न्यूरोपैथी के, हाँ। जिसमें अगर हम सोचते कि कमर में दर्द होता है, तो कमर में अगर दर्द होता है, नसें दबती है, रेडिकुलोपैथी बोलते हैं हम जिसको, तो कमर में नस दब गई, ऐसा सुनने में आता है, तो उसमें भी आपको न्यूरोपैथी होगी और पैरों में ऐसे ही समस्या रहेगी। जी। कमिंग बैक टू डायबिटिक फुट, और क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं मैडम? मतलब किस स्टेज तक जाए, कितना फेटल हो सकता है? डायबिटिक फुट काफ़ी फेटल हो सकता है। ये शुरुआती तौर पे तो एकदम छोटा सा घाव करके, हाँ। सामने दिखता है, लेकिन मरीज ने उसको टालते जाता है कि ठीक है, हम मलहम लगा रहे हैं, पट्टी कर रहे हैं, ठीक हो जाएगा, हाँ। लेकिन उसका इम्पोर्टेंट कारण है कि प्रेशर, जब तक हम उस प्रेशर को नहीं हटाते पैरों से, तब तक वो घाव नहीं भरने वाला है। तो ये आगे चल के इन्फेक्ट होता है। इन्फेक्शन अगर स्प्रेड हुआ तो पूरे शरीर में फैल सकता है और उससे मरीज की जान भी जाती है।
कई बार हमको उतना पैर का हिस्सा भी काटना पड़ता एम्पूट है। करना पड़ता यस, एम्पूट। इसको अवॉइड करने के लिए क्या किया जा सकता है मैडम? मतलब पहले से इनिशियल स्टेज पे आके दिखा देना वो तो है एक ऑप्शन। जैसे ही आप डायग्नोज हो जाते हो कि आप डायबिटिक हो, हाँ। सबसे पहला काम करना है हमको कि हाँ, हमको फुल बॉडी चेकअप करवाना है। वैसे ही हमको पैरों का भी चेकअप करवाना है। लोग अभी जैसे पैरों के तरफ लीस्ट कंसर्न रहते हैं। कोई जाकर पैर नहीं दिखाता है अपना कि मेरे पैर, जब दिक्कत होगी तभी जाएंगे हम। लेकिन अगर आप डायबिटिक के मरीज है तो अपने पैर को तुरंत दिखा दीजिए। एट इनिशियल स्टेज, जब पैर में घाव नहीं है, कुछ नहीं, तो ये चेक कर लेना है कि हमारा पैर किस स्टेज पे है। पेन नॉर्मल है कि हाँ, कुछ कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है। जैसे जैसे डायबिटीज़ का ड्यूरेशन बढ़ता है, ये प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आना ही है। तो अगर इनिशियल स्टेजेस में दिखा दे तो मेडिसिन के जरिए उसको कंट्रोल किया जा सकता है, चेक किया मेडिसिन से नहीं, प्रिवेंशन करना पड़ता है कुछ, जिससे हमें फुटवेयर में चेंजेस करना है। हर साल दिखाते रहना है, ताकि क्योंकि सेंसेशन नहीं है आपके पैरों में, तो आपको महसूस नहीं होगा कुछ लगने से। तो अगर आप हर 3-6 महीने में जाकर डॉक्टर को दिखाते हैं तो एटलीस्ट इनिशियल स्टेज में कुछ होता भी है तो डायग्नोज हो जाएगा कि हाँ, आपके पैर में दिक्कत हो रही है, इसको अभी से ठीक करना चालू कर दे। राइट। तो तमाम जो डायबिटिक फुट पेशेंट्स जो देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, तो उनको आप क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने को बोलोगे आप? सबसे पहले तो जहाँ आप दिखाते हैं, डायबिटीज़ के लिए दवाई लेते हैं, हाँ। उन्हीं से बोल के अपना पैर का एक चेकअप करवा लीजिए कि कहीं न्यूरोपैथी तो नहीं है मेरे पैर में, मेरे पैरों का सेंसेशन कैसा है। दूसरी चीज़ कि मेरे पैर का खून का बहाव कैसा है, ब्लड सप्लाई जिसको हम बोलते हैं। क्योंकि जितनी ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ बढ़ते जाएगी, डायबिटीज़ आपके मरीज आप जितना लंबा होते जाएगा ये ड्यूरेशन, ये सब इफ़ेक्ट आपके नर्व्स पे, आपके आर्टरीज पे आना है, न्यूरोपैथी आनी है। वैसे ही आपके पैरों का ब्लड सप्लाई भी कम हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आप घाव को भरने नहीं देगा। तो जांच कर लीजिए कि मेरे पैर में सेंसेशन किस टाइप का है, कितना इफेक्ट हुआ है, उसका सप्लाई कैसा है, और फिर हमारे लिए प्रॉपर आपके फुट का शेप देख के आप अपने लिए फुटवेयर चूज कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर डायग्नोस्टिक स्टेजेस है, टेक्निक्स है जिससे पता लगाया जिसका किस स्टेज पर है, कैसा है? फुट एट रिस्क बोलते हैं कि पैर देख के हम एक अंदाज लगा सकते हैं आपके पैर में घाव होने का कितना रिस्क है। मतलब ऑथेंटिक गाइडलाइंस आते हैं, इंटरनेशनल गाइडलाइंस आते हैं। ऑथेंटिक टेक्निक नहीं है? नहीं है, न्यूरोपैथी टेस्टिंग होती है। हाँ। वैसे ही ब्लड सप्लाई के लिए भी टेस्टिंग होती है। हम तो फील करके देखते हैं डॉक्टर्स, लेकिन मशीन्स भी है। जैसे हम हार्ट के लिए ब्लड प्रेशर देखते हैं, पैरों का भी ब्लड प्रेशर लिया जाता है। इवन छोटे उंगलियों के भी ब्लड प्रेशर लिए जाते हैं। तो उससे एक आइडिया लगता है कि आपके पैरों में खून का बहाव कितना है। तो अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो फिर हम वेस्कुलर सर्जन्स के पास भेज के एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टीज करवाते हैं। फर्ज कीजिए कि मैं एक नॉन डायबिटिक हूँ, क्या मुझे भी डायबिटिक फुट हो सकता है? नहीं, डायबिटिक फुट नहीं बोलेंगे उसमें, पोडियाट्रिक इश्यूज डेफिनेटली बोल सकते हैं। बट दैट कुड लीड टू डायबिटिक फुट आगे चलकर। डायबिटीज जिनको है उनमें अगर पैरों की दिक्कत होती तो उनको हम डायबिटिक फुट बोलते हैं। डायबिटीज के मरीज में डायबिटीज के अलावा दूसरे कॉम्प्लिकेशंस पैरों में, जैसे वेरिकोज वेन है, तो ये डायबिटीज से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हो सकते हैं। अच्छा, मतलब एक्सक्लूसिवली डायबिटिक पेशेंट्स को ही डायबिटिक फुट हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन कारण नॉन डायबिटिक कारण भी हो सकते हैं। अच्छा जी। अल्सर्स की बात करेंगे क्योंकि वन ऑफ द बिगेस्ट फॉर्म्स है डायबिटिक फुट में, तो वो कैसे फॉर्म होता है और किस कारण से फॉर्म होता है, कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है उसको? डेफिनेटली ये बहुत बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है डायबिटिक पेशेंट्स में। जैसे हर 7 अगर डायबिटिक मरीज है तो उसमें 1 या 2 लोगों को डायबिटिक फुट अल्सर्स होते हैं। उसका कारण है अगेंस्ट न्यूरोपैथी, जिससे हमको सेंसेशन नहीं होता है। हम इंडिया में आदत है बिना चप्पल के घूमने की। हम फुटवेयर्स या स्लीपर्स या शूज घर के अंदर नहीं पहनते। बाहर भी कहीं बाहर घूमने जाना है तो पहनेंगे, नहीं तो आंगन में जाए तो नहीं पहनते। ठीक है, तो ऐसे में जहाँ सेंसेशन नहीं होता है, हम घूमते रहते हैं, नीचे ज़मीन पे कोई भी चीज़ गिरी रहती, पत्थर हो, खीला हो, कुछ भी हो सकता है, तो वो अगर चुभे पैर में तो पता नहीं चलता। वो जब सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाए या उसमें से पानी निकले या ब्लड निकले, जब ज़मीन पे दिखता है तब जाके इंसान देखते हैं कि अच्छा मेरे पैर में क्या हुआ, कहाँ से ब्लड आ रहा है, कहाँ से पानी निकल रहा है। तब जब देखते हैं तो एक वो ऑलरेडी डायबिटिक फुट अल्सर बन चुका रहता है। अच्छा,
तो यही कारण है कि वी शुड बी मोर कंसर्न्ड अबाउट डायबिटिक फुट अल्सर, हाँ, या और कोई कारण है? हम ज़्यादा देखते हैं कि वहाँ मंदिरों में लोग जाते हैं हाँ, तो बिना चप्पल के जाना है, तो उनमें डायबिटिक फुट अल्सर कैसे रहते हैं कि बर्न हो जाता है फुट में, गुड। नीचे तलवे छिल जाते हैं, पूरे जल जाते हैं, फिर वो लोग आते हैं कि अरे हमारे पैरों में कुछ जल गया, क्यों हुआ? मतलब कैलस तो नहीं हो? कैलस डिफरेंट है। कैलस होता है एक स्किन की मोटी लेयर, हाँ। वो फ्रिक्शन के वजह से होता हार्ड है, हो जाता हार्ड हो जाता है, तो वो फ्रिक्शन से होता है। लेकिन फिर इसमें क्या होता है अल्सर में, जैसे आप साउथ इंडियन एग्जाम्पल बता रहे थे? साउथ इंडिया एग्जाम्पल ये है कि बर्न भी सेंसेशन नहीं है। अगर हमको कहीं पे बर्न हुआ तो हमारा रिफ्लेक्स क्या रहता है, हम हाथ हटा दे, पैर हटा दे उस पे से, लेकिन इनको पता ही नहीं चलता कि कुछ जल रहा है, तो उनका तो पूरा स्किन जल जाता है, जो कि बाद में इन्फेक्ट होता है या अल्सर फॉर्मेशन होता है जब स्किन निकले तब। कुछ ट्राइबल एरियाज में अभी भी सुना है कि अग्नि परीक्षा करते हैं, बिल्कुल मतलब फायर के को चारकोल के ऊपर से चलना वगैरह। हाँ, तो ये सुने जरूर है, अभी देखे नहीं है हमने। हाँ, बाकी हाँ होता तो क्या है ये। उपाय उपचार क्या है मैडम इसके लिए, अल्सर प्रिकॉशन मेजर्स क्या रहेंगे? प्रिकॉशन वही है कि जैसे ही आपको पता चलता है आपके डायबिटिक हो, आपको अपने पैर का चेकअप करवाना है। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ सबसे बड़ी कि हमेशा चप्पल जूता पहन के रहना, बिना फुटवेयर के निकलना नहीं है। रोज अपने पैरों को देखना है कि मेरा पैर ठीक है कि नहीं है। क्लीनिंग टेक्निक्स के बारे में? हाँ, नहाते समय आप उसको क्लीन करें, बहुत ठंडा ना गर्म, क्योंकि गर्म पानी अगर बहुत ज़्यादा रहे तो वो टेम्परेचर अपना पैर सेंस नहीं कर पाता है। कई बार इससे भी जल जाते हैं पैर। अच्छा। कि बाथरूम में नहाने गए, पानी बहुत गर्म था, पैरों पे डाले तो जल गया, क्योंकि वो हीट को उतना रिकग्नाइज नहीं कर पाते। दिस इज फॉर अल्सर पेशेंट्स या ऑल नॉर्मल डायबिटिक पेशेंट्स। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इनिशियली ही आप अपने पैरों का चेकअप करवाएं, ताकि आपको समझ में आए कि हमको न्यूरोपैथी का कितना सीवियर है, कि माइल्ड, मॉडरेट, किस लेवल पे अपनी न्यूरोपैथी है जी। तो, और उस हिसाब से अपन प्रिवेंटिव मेजर्स हम ले सकते हैं। मैडम आप कैलस की बात कर रहे थे, yes. मैं उसके बारे में बताना चाहूँगी। नॉर्मल पब्लिक में अगर कैलस या थक्का कौन हो जाए तो हम इतना वरीड नहीं रहते कि पता है ठीक हो जाएगा। लेकिन डायबिटिक पेशेंट में क्या होता है, कैलस होने के बाद, कैलस जो हार्ड स्किन बोलते हैं, फ्रिक्शन होता है, उससे होता है पाम्स में होता है, वैसे ही पैरों में होता है तलवे पे। तो अगेन दर्द नहीं होता है तो हम ध्यान नहीं देते। और एक स्टेज ऐसा आता है जब हमारी स्किन इतनी हार्ड होती है कि वो ब्रेक होने लगती, उसमें इलास्टिसिटी नहीं रहती। एक बार स्किन ब्रेक हो गया तो उसी को अल्सर बोलते हैं। वो अल्सर ठीक होना बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि वो अगेन हम चलते हैं उसी पैर पे, तो कंटिन्यूअस एक प्रेशर देते जाते हैं, उसको हील होने के लिए टाइम नहीं देते, तो वो घाव कभी हील नहीं होता। फिर उस पैर में अगर ब्लड सप्लाई नहीं हो, कोई भी अल्सर भरने के लिए हमको ब्लड सप्लाई चाहिए, तो अगर पैरों में सप्लाई नहीं हो तो वो भरता ही नहीं है, और सालों साल मरीज वो घाव को लेकर चलते रहते हैं। कॉम्प्लिकेशंस की बात करेंगे तो क्या हो सकता है मैडम इसमें डायबिटिक फुट से? डायबिटिक फुट कॉम्प्लिकेशंस अगेन वही है कि कौन हुआ, फिर अल्सर हुए। अल्सर अगर ठीक होते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर वो इन्फेक्ट होने लगता है। इन्फेक्शन पूरे बॉडी में स्प्रेड होता है। उसको रोकने के लिए हमको एम्पुटेशन करना पड़ता है, यानी कभी उंगली निकलती, कभी पैर भी कटते हैं उसमें। ये फर्टिलिटी की बात की आपने थोड़ी देर पहले, तो किस स्टेज पर फर्टिल होना शुरू हो जाता है या फिर बाद में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है पेशेंट? इन्फेक्शन हुआ अगर अल्सर में, वहाँ से स्टार्ट होता है। हाँ, तो आपको जैसे ही दिखता है कि घाव हुआ है तो जल्दी पोडियाट्रिस्ट के पास दिखा दीजिए जी, और प्रिवेंटिव मेजर्स लेना है। ये घाव हील होते हैं अगर ब्लड सप्लाई अच्छी है तो। हाँ। और अगर ब्लड सप्लाई अच्छी नहीं है तो पहले हमको वहाँ पे खून का बहाव बढ़ाना पड़ता है, इम्प्रूव करना। यस। मॉडर्न मेडिसिन में ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ की बात करेंगे तो क्या एनी ऑथेंटिक इन्वेस्टिगेशन हुआ है? हाँ, ये डायबिटिक फुट अल्सर्स में से 80-85% हम बचा सकते हैं। बचा सकते? जस्ट यस, इट्स ऑल प्रिवेंटेबल जी ना। डायबिटिक फुट अल्सर शुरुआत होती है एक छोटे से घाव से, यही बढ़ के फिर एम्पुटेशंस में जाते हैं। उंगली कटती है, पैर कटता है, तो अगर हम पहले ही स्टेज पे दिखा दें और इसको ट्रीट करें, प्रिवेंट करें, तो आगे के सारे एम्पुटेशंस, करीब 80% एम्पुटेशंस हम बचा सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर, आई वुड से। हाँ, तो ये ना होने दे, बिल्कुल ना होने दे। तो सबसे पहले आप अपने पोडियाट्रिस्ट से, आपके जो डायबिटिक डॉक्टर्स है उनसे मिले और पैर अपना चेक करवा लें। हाँ।
और उस हिसाब से आप फुटवेयर्स पहने। इसमें बहुत बड़ा रोल फुटवेयर्स का होता है। जो इंडियंस अभी हम लोग स्लीपर्स पहनते हैं, न्यूरोपैथी की वजह से क्या होता है, हमारी छोटी मांसपेशियां अफेक्ट होती, तो इसमें हम स्लीपर्स को पकड़ नहीं सकते, बार बार स्लीपर्स छूट जाती है, ग्रिप नहीं। यस। तो एक कॉमन प्रॉब्लम बताते हैं कि अरे मैं स्लीपर पहनता हूँ, स्लीपर छूट जाती है। तो उसको आप पहनने के लिए और ज़्यादा ग्रिप लेने के लिए आप उंगलियों को दबाते हो, ठीक है, उंगलियों का शेप चेंज हो जाता है, और उसके वजह से बाद में अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं, अगेन फ्रिक्शन से। छोटे छोटे कारण है, छोटे छोटे कारण है जिस पे हम ध्यान नहीं देते। तो रादर देन अब फ्लिप फ्लॉप्स या स्लीपर्स जो पहनते हैं हम इंडियंस मोस्ट कॉमन, उसको ना पहने। कुछ वेलक्रो बेल्ट वाली सैंडल्स अच्छी रहती है, यानी ग्रिप अच्छा रहता है, पकड़ अच्छी रहती है, आपका पैर फिक्स रहता है उसमें, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने हैं उसको ग्रिप करने के लिए। आजकल तो मेडिसिनल शूज भी फुटवेयर मिलने लगा, तो हाउ इफेक्टिव इज इट? मेडिकल शूज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पैर का रिस्क बहुत कम है, ग्रेड 0 या फिर फर्स्ट रिस्क पे है आप, तो आप नॉर्मल स्पोर्ट्स शूज़ पहन सकते हैं। लेकिन इंडिया में क्योंकि गर्मी इतनी होती है, हम स्पोर्ट्स शूज़ अवॉइड करते हैं, एथलेट फुट न डेवलप हो जाए, तो सैंडल्स आर बेस्ट ऑप्शन फॉर दैट। एरिएटेड, लेकिन उसके पहले जैसे सैंडल्स या कोई भी फुटवेयर आप पहनते हैं, आपने अपने पैरों का प्रेशर चेक करना है। उसके लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट होता है? या उसको प्लांटर प्रेशर मॉनिटरिंग बोलते हैं। तो हम चलते समय और खड़े रहते समय, दोनों ही समय हमारे पैरों पे हमारा वेट कैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। आइडियली कितना होना चाहिए मैडम? नहीं, आइडियल इसमें नहीं है, उसका रहता है कि 50% हमारा आर्च के आगे, 50% पीछे। और चलते समय ये वेट जो हम ट्रांसफर करते हैं, ये अलग अलग लेवल पे अलग अलग होता है। कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स हैं मैडम, आप ही क्लैरिफाई कर सकते हो। कहते हैं कि हम अपने लाइफ टाइम में 1,15,000 माइल चलते हैं। हाउ फार? क्योंकि रॉयल कॉलेज ऑफ पोडिएट्री से मैसेज मिला है। हाउ फार इज इट ट्रू और फॉल्स? या हम चलते हैं, लेकिन उसके लिए उतना एक्टिव होना है। आजकल हमारा लाइफस्टाइल क्या हो गया, हम बैठे रहते हैं चेयर पे, हमको उठना पड़ता है, हमको रिमाइंडर लगाना पड़ता है, अच्छा गेट अप एंड वॉक नाउ। काउच पोटैटोज बन गए हम लोग आजकल। वॉकिंग डेफिनेटली हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हमको वॉक करना है तो हमारे पैर सही सलामत चाहिए। आइडियली स्पीकिंग कितना चलना चाहिए, मतलब फॉर हाउ मच टाइम और कितने ब्रिस्क? 10,000 स्टेप्स पर डे होना चाहिए। 2 फीट जो है वो सेम साइज के नहीं रहते, ये भी सच है? नहीं, सेम साइज के रहते हैं। कभी एबनॉर्मलिटी आई तो उसमें डिफरेंस रहता है जी। एग्जैक्टली परफेक्ट मैच नहीं करते, थोड़े बहुत वेरिएशंस रहता है मिलीमीटर्स का। जी, मतलब है 19-20 का फर्क है डेफिनेटली जी। और वुमेन में 4 टाइम्स प्रॉब्लम ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मैन, खासकर फुट प्रॉब्लम्स को लेकर। इज इट बिकॉज ऑफ हील्स, हाई हील्स को वगैरह? डेफिनेटली हाई हील्स है, दूसरा टाइल्स पे चलते हैं। मेंस जनरली वर्किंग है एंड दे वियर शूज, लेडीज दे वियर फ्लैट चप्पल्स। अभी जो फैशनेबल फ्लैट चप्पल्स आ रही है, दे आर ऑल बैड। वो उससे दिक्कतें बढ़ ही रही है हमारे फुट की। इट कैन इवन अफेक्ट द हिप्स आल्सो ना, डेफिनेटली स्पाइनल कॉर्ड वगैरह। हाँ, हील्स अगर पहनते हैं तो हम जो नॉर्मली चलते हैं तो वी हैव टू कीप आवर फीट फ्लैट। हील्स में क्या होता है, हम उठ गए ऐसे, तो जो खड़े रहते समय प्रेशर आना है वो पूरा सामने उंगलियों के तरफ और उसके पीछे में प्रेशर आता है। हाँ, तो जो नॉर्मल हमको पहले हील पे प्रेशर देना है, फिर वो आर्च से ट्रांसफर होगा और फिर सामने की तरफ आएगा, वो हमारा नॉर्मल बैलेंस पूरा बिगड़ता है उसमें। तो इनमें फुट इश्यूज ज़्यादा होते हैं जी। और टो नेल्स जो है हमारे, वो फिंगर नेल से कम ग्रो होते हैं, ये कहाँ तक ठीक है? बिल्कुल सही है। एक ग्रोथ रेट रहता है, तो उसमें टो नेल्स हमारा करीब 2 से 3 महीना लग जाता है एक नॉर्मल इसमें फिंगर नेल से कंपैरिजन में जी। और एक लास्ट मिथ है, वो है कि लेडीज नेल पॉलिश लगाती है, तो ये नेल पॉलिश के अंदर कुछ लेडेड सब्सटेंस रहता है, उससे कैंसर होने के चांसेस है, ये कहाँ तक सच है? देखो, वो तो स्लो पॉइजन जैसा रहेगा, एकदम सडनली नहीं। ओवर द इयर्स नेल पॉलिश लगाती रहती है लेडीज। कुछ ब्रांड्स में होता है वो, सब में नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, नेल पेंट डेली बेसिस पे या जिस हाथ से आप खाना खा रहे हो उस पे नहीं लगाना चाहिए। करेक्ट, वो तो हैंड का प्रॉब्लम हो गया। तो आप बिल्कुल दूसरे हाथ में लगा सकते हो, है ना। कार्सिनोजन यानी कैंसर होने वाले जो सब्सटेंसेस रहते हैं वो ऐसे ही नहीं चले जाएंगे, आप उसको इंजेस्ट करोगे, खाने में जाएगा तब या ड्रिंक में जाएंगे तब। इट्स अ वेरी टीडियस प्रोसेस है।
जी, क्या टेक होम मैसेज रहेगा मैडम आप? डायबिटिक फुट के लिए डेफिनेटली मैं बोलूँगी कि जैसे ही पता चलता है तो आप अपने पोडियाट्रिस्ट को दिखाएं, प्रिवेंटिव मेजर्स ले, जैसे कि हम फुटवेयर्स है, और प्रिवेंशन इज़ द ओनली क्योर अगर डायबिटिक फुट अल्सर्स को बचाना है तो। जी, थैंक यू वेरी मच मैडम, Okay, प्लेजर thank you so टॉकिंग टू यू, much. प्लेजर।